तो कहता है मैं जब इसे देखता हूं तो मुझे ये आर्टिस्टिक फेलियर लगता है। अब आर्टिस्टिक फेलियर कैसे बन गया भाई? कैसे फेलियर बना आर्टिस्टिक? कि जो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन नहीं है। आयशा, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन? यू आर माय ओल्ड स्टूडेंट। सर ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन इसके जो सिचुएशन चल रही है ना प्ले के अंदर, वही सिचुएशन जो है ना वो आउटर भी होनी चाहिए। तो जो उसने इसको फेलियर कहा है वो यही था कि जो हमारा हीरो था हैमलेट, उसका ये चीजें जो है वो दोनों मैच नहीं हो रही थी। मतलब उसकी फीलिंग, उसका एक्सप्रेशन जो वो दे रहा था वो किसके साथ मैच नहीं होता था? जो बैकग्राउंड था पीछे। मतलब उसकी मदर ने की है ना बेवफाई उसके फादर के साथ, तो पागल वो बना हुआ है। तो वो ये कह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये मैच नहीं करती। वो किसके लिए डायलॉग उसने कि कहाँ पे बोलना है तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। असल में ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन की जो टर्म है ये एक वशिंगटन, जॉर्ज वशिंगटन नामी एक बंदा था, पेंटिंग से रिलेटेड था, उसने इसको कॉइन आउट किया था। लेकिन ये उस वक्त तो इतनी प्रोमिनेंट नहीं हुई। ये प्रोमिनेंट हुई जब टी.एस. इलियट ने इसको अपने इस ऐसे के अंदर, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम के अंदर यूज़ किया। ठीक है, तो अगर वो पूछ लें इसको कॉइन आउट किसने किया था इस टर्म को, तो जॉर्ज वाशिंगटन एक बंदा है, पेंटर था, उसने इसको किया था। और ये पेंटिंग की टर्म है। वैसे देखें आप, यहाँ पे एक बैकग्राउंड है, मैं कोई ऐसी सिचुएशन दिखाना चाह रहा हूँ, ऐसा सीन बनाना चाह रहा हूँ कि शादी चल रही है, ठीक है, और मैं पीछे जो है मातम की शहनाई जो है वो बजाना शुरू कर दूँ, तो क्या ये मैच करेगा सीन के साथ? यानी मैं शादी दिखाना चाह रहा हूँ तो पीछे शादी दिखाऊंगा तो फिर ही फीलिंग लेकर आऊँगा ना, उसके साथ मैच करे। तो इसको ओवरऑल कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन। होप यू गॉट द पॉइंट कि जो इन करेक्टर बोल रहा है उसके पीछे भी तो कोई उस तरह का मामला चल रहे हों बैकग्राउंड में। ये अब जैसे वो उसने दिखाया है, अगर आपने टेल ऑफ द टू सिटी पढ़ा हो तो उसने बैकग्राउंड में अगर मतलब ब्लड शेड दिखाया है बैकग्राउंड में, तो करेक्टर भी वैसा ही बिहेव कर रहे हैं उससे रिलेटेड। चार्ल्स डिकन ने जहाँ वो ब्लड शेड दिखाया तो उसने देखा कि करेक्टर भी वैसा ही बिहेव करते हैं। फिर प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन इज अ मैन। कौन से पोएट थे जो सिर्फ पोएट के ऊपर मैन सेंटर्ड लिखते थे? मैन सेंटर्ड, मैन को स्टायर करना, मैन की लाइफ, मैन के मैनर, मैन का कल्चर, मैन की स्टडी। तो ये कौन थे जो सिर्फ लोगों के ऊपर स्टायर कर रहे थे? मैन सेंटर्ड कल्चर बनाया हुआ था, एक स्पेसिफिक स्ट्रेटा से रिलेटेड ही डिस्कस करते थे। कौन थे वो? पॉप। वो कहता है प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन, ऐसे ऑन मैन। तो ये किसका वर्क है? पॉप का। प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज अ मैन हु सेड इन दीज वर्ड। किसने कहा? पॉप ने। द वर्ड रेनेसेंस मीन, रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? रिवाइवल। क्या रीबर्थ है? क्या रिन्यूअल है? ऑल ऑफ दीज। तो इसमें प्रॉपर जो वर्ड है वो रिवाइवल है, और ये फ्रेंच वर्ड था। कौन सर सा अगर वर्ड? हम सर इसमें ऑल ऑफ ऑल ऑफ डेज नहीं हो दीज सकता? लगाएं तो? क्या? सर ऑल ऑल ऑफ ऑफ डेज दीज नहीं अगर आएगा? इसका हम करें तो? रीन्यूअल, रीबर्थ, मेरे ख्याल में रिवाइवल जो है वो ज़्यादा जो बेस्ट सूट करता है ना वो रिवाइवल है। रीबर्थ और रीन्यूअल, ये थोड़ा सा जो एग्जैक्ट इससे इसका मानी है ना, उसने ये मानी पूछा है, तो इसलिए हम रिवाइवल कहेंगे। रिवाइवल जो है वो बेस्ट है क्योंकि उस दौर में क्या किया गया था, पिछले जितना भी वर्क था उसको रिवाइव किया गया। तो जस्ट रेनेसेंस का उसने बतौर वो एक एज नहीं पूछा, उसने जस्ट मीनिंग पूछा, इसलिए मीनिंग में ये आएगा। ठीक है, अगर वो पूछता रेनेसेंस का एज बतौर एज मीन, तो फिर हम क्या कहते हैं, ये रीबर्थ, रीन्यू, री इंटरप्रिटेशन सारे फिर तो मीनिंग आ जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये है, और इसको मैंने चेक भी किया था, ये इसका मीनिंग एग्जैक्ट है।
द आर्ट फॉर आर्ट सेक थ्योरी वॉज प्रपोज बाय रस्किन, ऑस्कर वाइल्ड, थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल ने किसके ऊपर जोर दिया था? थॉमस कार्लाइल एक प्रोज राइटर भी था, ठीक है, और इसने क्या किसके ऊपर, ये भी प्रोज राइटर है। ऑस्कर वाइल्ड जो है ये क्या लिखता था? इसने प्ले लिखे हैं। ये भी आर्ट फॉर आर्ट से का कायल था। ये रस्किन भी आर्ट फॉर आर्ट से का कायल था। रस्किन अपनी द क्राउन ऑफ वर्ल्ड ऑलिव, इसकी बुक सर है। ये आर्ट फॉर आर्ट से एक जो है ये ऑस्कर वाइल्ड का प्रेजेंटेशन नहीं था, इसका मोटो नहीं था। मैं बता रहा हूँ ना, ज़रा बात सुने। द क्राउन ऑफ वर्ल्ड ऑलिव, इस बुक के अंदर वो एक डिस्कस करता है कि एक न्यूड पिक्चर बनाता है कोई पेंटर, तो वो उसके बारे में बताता है कि ये पिक्चर बहुत खूबसूरत है लेकिन ये मैसेज रॉन्ग दे रही है। तो ये भी आर्ट फॉर आर्ट से का ये मतलब रस्किन भी आर्ट फॉर आर्ट से का कायल था, ऑस्कर वाइल्ड भी था। और ये उसने क्या पूछा, ज़रा गौर से पढ़े इस क्वेश्चन को। आर्ट फॉर सेक थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, क्या पूछ रहा है? यानी उस हमने फॉलोअर का जवाब नहीं देना, ज़रा क्वेश्चन को ज़ोर से अच्छी तरह पढ़ा करें। ऑस्कर वाइल्ड तो आर्ट फॉर आर्ट से का कायल था, रस्किन था, इसके अलावा बहुत सारे प्रोज राइटर जो थे, हॉक्सले और इस तरह के बहुत सारे राइटर जो थे वो कायल थे। लेकिन हमने देखना है कि इसकी थ्योरी किसने पेश की थी। तो ये क्या होगा इसका प्रॉपर आंसर? थॉमस कार्लाइल। ये तो जस्ट बेचारे फॉलोअर थे, थ्योरी देने वाले तो ये नहीं थे। असल कौन है थ्योरी देने वाला? थॉमस कार्लाइल। It is for the world to decide whether you are poet or not, for whom these words are meant. अच्छा, ये क्या किसने कहा था कि हम लिख किसके लिए रहे हैं? क्या कोई ख़ास लोगों के लिए लिख रहे हैं या कॉमन लोगों के लिए लिख रहे हैं? किसने ये बात की थी? ये लोग डिसाइड करेंगे कि आप कैसा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या हैं आप। तो ये वैसे ये बात तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने की थी, तो इसमें कोई भी विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है, तो फिर ये क्या है? इसमें आएगा नन ऑफ दीज। ये बात किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ। अब देखें, ये चीज़ें पता होना चाहिए। ये कब आएंगी? जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा लिटरेचर का। आगे आ गया, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज अ मैन, द लाइन इज टेकन फ्रॉम द वर्क। कहाँ से ली गई है ये लाइन? किसके वर्क से? पॉप से, ऐसे ऑन मैन। देयर इज नो मैन लाइक द शोमैन्स, दीज व्यू वर हेल्ड बाय शेक्सपियर। ये शेक्सपियर ने कहे थे, यानी कोटेशन है। जैसे वो कहता है कि देयर इज अ डिविनिटी, देयर इज अ प्रोविडेंस, readiness is all, there is a divinity and the divinity in the fall of sparrow, there is a destiny that shapes our ends। तो ये एक उसकी कोटेशन है। किसकी है? शेक्सपियर की। उसके बाद who has defined tragedy as an imitation of action। शेक्सपियर ने कहा था, ड्राइडन ने कहा था, none of these अरिस्टोटल। किसने कहा था सुमेरा? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने कहा था, हमने अरिस्टोटल को पढ़ा था। अरिस्टोटल ने जब रिबटल दी थी किसके अगेंस्ट? रिपब्लिक। द रिपब्लिक लिखी प्लेटो ने, और प्लेटो के आंसर में जब उसने द पोएटिक्स, उसने अपनी पोएटिक्स लिखी, उस पोएटिक्स के अंदर उसने उसके आंसर दिए। उसने कहा कि पोइट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन ऑफ, इफ़ यू इमिटेट द सीरियस पीपल एक्शन, it is a tragedy, but once you imitate the trivial people, trivial लोगों की, निचले सतह के लोगों की, आम लोगों की आप इमिटेशन करते हो जो लेवल के नहीं हैं, तो वो क्या बन जाएगी फिर? कॉमेडी। उसके बाद इन शेक्सपियर्स करेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट करेक्टर्स एंड डेस्टिनी, व्हाट कमेंट इज दिस? किसने? हु कमेंट इज दिस, हुज कमेंट इज दिस? ये किसका कमेंट है? ब्रैडले का, एसी ब्रैडले। ये भी एक क्रिटिक है, बड़ा मशहूर है।
इसका कमेंट है। उसके बाद पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन से। पोएट जो है वो एक मैन होता है और वो किन से बोल रहा होता है? मैन से, इंसानों से ही। पोएट जो है वो इंसानों से ही खिताब कर रहा होता है। तो ये जो आम लोगों की बात करता है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है। आगे देखें, कहता है अपॉलॉजी फॉर पोइट्री इज रिटन बाय फिलिप सिडनी। ना आर्नल्ड ने लिखी, ना ड्राइडन ने लिखी, ना पोप ने लिखी। इट वॉज रिटन बाय फिलिप सिडनी। द क्वालिटी, कहता है द क्वालिटी व्हेन मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टन मिस्ट्रीज डाउट विदाउट एनी इरिटेबल्स रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन इज। अच्छा जी, मैंने आपको एक बात कही थी कि जब आप पोइट्री कर रहे हो तो सब कुछ छोड़कर, रैशनल लॉजिक रीजन की दुनिया को छोड़कर उस खास ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें और उसी की दुनिया में चले जाएं। तो उसको को क्या कहते हैं? कॉइन आउट किसने किया था इस टर्म को? हु कॉइन आउट दिस टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी? कीट्स। जॉन कीट्स, वेरी गुड। जॉन कीट्स ने इसको कॉइन आउट किया और उसने कहा कि आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जब लिख रहे हों तो आप ये अपने माइंड में रखें कि होलीनेस ऑफ हार्ट, होलीनेस ऑफ हार्ट। कहता है मैं इस पे बिलीव रखता हूँ। जो दिल से चीज़ निकलती है, इमोशन, पैशन, फीलिंग्स, और आप क्या टोटली उसी की दुनिया में जाकर लिखें और उसी का हिस्सा बन जाएं। बल्कि जैसे वो अब नाइटिंगेल के बारे में बात करता है तो उसकी दुनिया में चला जाता है, बिल्कुल इरेशनल होकर पोइट्री करता है। अगर वो ग्रेशियन अर्न के ऊपर लिखता है तो बिल्कुल, एटम के ऊपर करता है तो वो एटम के साथ ही और टू एटम उसका पढ़ें वर्क, वो ऐसे लगता है उधर ही चला गया, फिर उसके बाद वो वापस आता है। तो ये है नेगेटिव कैपेबिलिटी कि अपने जो आपके अपने मामलात हैं वो ही ना डिस्कस करते रहना वर्ड्सवर्थ की तरह कि मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैंने ये किया, वो किया। रादर वो क्या डिस्कस करता था? वो एक ख़ास टॉपिक लेता था, फिर उस टॉपिक के ऊपर ही, इसको कहते थे नेगेटिव कैपेबिलिटी। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इट टेक्स इट्स origin फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। सो हु हैज़ गिवन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पोइट्री? किसने दिया? अरिस्टोटल ने, प्लेटो ने, नन ऑफ दीज, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट था और इस रोमांटिक पोइट ने आपको बताया कि पोइट्री जो है वो क्या होती है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग होती है। आगे जी, पोएम्स, पोएम मॉर्निंग्स। मॉर्निंग का मतलब होता है, मॉर्निंग का मतलब होता है मातम। समवंस डेथ इज कॉल्ड अ पोएम्स मॉर्निंग्स, someone else death is called the fable and epics, none of these elegy। यानी किसी की डेथ के ऊपर जब आप कोई काम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? एलेजी। अच्छा, एक लफ्ज़ और है एपिथेट। कौन बताएगा इसका मतलब? सर ये शायद वो होता है जो पोएट खुद ही लिख देता है अपने बारे में, एलर्जी शायद। एपिथेट का मतलब होता है, लिखें इसका मानी लिख लें। एपिथेट का मतलब होता है कि एक ख़ास नाम जो आपको कोई दे दे या कोई कह दे। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा बातें करता है तो मैंने उसका नाम रख दिया गुरु। मैं उसे कहता हूँ गुरु। अब मैंने उसको एपिथेट दे दिया। यानी आपके फंक्शन, आप किसी चीज़ के फंक्शन की वजह से उसे एक डिस्टिंग्विश नाम जो है कोई दे दे, उसको कहते हैं एपिथेट। उसका अलेक्जेंडर दी ग्रेट, उसका नाम तो अलेक्जेंडर था, लेकिन लोगों ने, उसने बहुत कम एज में बहुत सारे कंट्री पे मार धाड़ की, लोगों को कत्ल किया, वो बड़ा जालिम शख्स था। तो लोगों ने उसे क्या किया? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर तो उसका नाम था, जो उसे अगला नाम दिया दी ग्रेट। तो ये उसका क्या बन गया? एपिथेट। लेकिन अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा। यानी किसी चीज़ को एक डिस्टिंग्विश, उसकी क्वालिटी की वजह से कोई नाम देना, उसको एपिथेट कहते हैं। होप यू गॉट द पॉइंट।
ये कोई पोएट भी आपके बारे में कुछ लिख सकता है, कुछ वर्ड, कोई सेंटेंस या कुछ खास एपिथेट, कोई बात कह सकता है, तो वो उसका एपिथेट होता है। कुछ लोग जो अपने बारे में खुद ही लिख जाते थे पोएट, कुछ दूसरों के बारे में लिख देते थे। दिस इज व्हाट नोन एज एपिथेट। A long poems is a combination of the short poems who has held the above opinions. A long poem is a combination of the short poems who has held the above opinion. यानी ये ओपिनियन किसका था? कॉलरेज का, कीट्स का, वर्ड्सवर्थ का, ये किसी का भी नहीं था। जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लिखा है। A poem which consists of the 14 लाइन क्या कहलाता है? जो 14 लाइन की होती है वो क्या होती है? सोनेट। सोनेट का आगाज कहाँ से हुआ? पेट्रार्क जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड लोरा के लिए लिखता था, जिसने उससे बेवफाई की। ऊपर वो क्या रखता? प्रॉब्लम रखता अपनी। नीचे वो फिर जो डिस्कस करता उसका सोल्यूशन बताता। 8 लाइन का जो हिस्सा उसको क्या कहा जाता? ऑक्टेव। जो 6 लाइन का हिस्सा उसे क्या कहा जाता था? बोलें? सिस्टेट। हाँ, सिस्टेट, इसको 6 लाइन कहते हैं। तो ये बेसिकली इसका आगाज ओरिजिन कहाँ से हुआ? इटली से। उसके बाद इटालियन के बाद फिर आपको पता है फिर वाइट और सरे जो हैं वो इंग्लैंड में ले आए। ये भी रॉयल थे, रॉयल फिगर थे। और ये किंग और हेनरी की जो वाइफ थी ना, एन बोलन, जो एलिजाबेथ की मदर थी, उसके साथ अफेयर था वाइट का, थॉमस वाइट का। थॉमस वाइट उससे बहुत प्यार करता था। वाइट के और उसके एन बोलन के बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात थे एक दूसरे के साथ, इलेजिटिमेट फिज़िकल रिलेशन। और वो उसके बारे में कहता है कि कभी एन बोलन मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, हम मिलते थे, एंजॉय करते थे, वो आती और शी एम्ब्रेस मी एंड शी लाइक दैट। बहुत एडमायर करता है उसको। फिर कहता है अब उसको सीज़र की हो गई है, किसी किंग की हो गई है। हेनरी 8 ने उससे शादी कर ली और वो बड़ा जालिम था और उससे फिर वो डरता था। Whoso wants to hunt, I know where is the hint. मुझे पता है हिरन कहाँ है, जिसने हंट करना है वो मुझे फॉलो करे, मैं बताऊंगा। मैं खुद हंट करता रहा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, सर वाइट कहता है, और मोहब्बत में कुछ नहीं मिलता। वो जो कभी मेरी होती थी उसने अब मुझे ये कह दिया है कि वो सीज़र की है, मुझसे दूर रहना, मैं कोई आम नहीं हूँ हिरन। उसने अपने गले में स्पेशल किस्म का एक लॉक पहना हुआ है, चेन पहना हुआ है, उसके ऊपर लिखा है सीजर्स। तो इस तरह की बातें फिर वाइट करता था। तो ये वाइट जो है वो अपनी ब्लवर के लिए पोइट्री करता था, लॉरा के लिए वो करता था। फिलिप सिडनी ने एस्ट्रोफिल और स्टेला लिखी, और इसी तरह इसी सीरीज़ में ये चलते रहे। पोइट्स जो हैं लिखते रहे आगे, ऑनवर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अल्टीमेटली शेक्सपियर के पास आ गई। तो शेक्सपियर ने क्या किया? उसने क्या बना दिए? क्वार्टरन्स बना दिए। ये क्वार्टरन्स होते हैं 4 लाइन के। 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन, ये कितनी बन गई? 12। और 12 के साथ उसने 2 लाइन का कॉपलेट डाल के 14 बना दिए। ठीक है, ये इंग्लिश सोनेट है, वो इटालियन सोनेट थी। अ पोएम which consists of 14 lines is called sonnet. T.S. Eliot was a critic. Arnold पोएट भी तो था। हाँ बिल्कुल पोएट था, लेकिन ज़्यादा वो क्या था? लोग उसे ज़्यादा किस नाम से जानते हैं? क्या पोएट के नाम से जानते हैं या क्रिटिक के नाम से? प्राइमरली वो क्या था, हमने देखना है वो प्राइमरली क्या था। प्राइमरली सर ही जी इसके नीचे बोथ भी लिखा हुआ है, लाइक क्रिटिक और पोएट। तो अगर हम इस हाँ। बोथ को आंसर कर दें तो ये सही होगा कि ये भी गलत ठीक, होगा? ये भी ठीक है। कहाँ लिखा हुआ बोथ, मुझे बताइए। ये सी ऑप्शन जो है बोथ लिखा हुआ है ना यहाँ हाँ पे। बिल्कुल। एक मिनट, पोएट अगर वो लिखा हो ना, कहाँ पे है ज़रा मुझे दिखाइएगा। मैं हाँ बोथ, सर 35 नंबर। क्रिटिक पोएट बोथ। तो अगर ये लिखा होता ना क्रिटिक एंड पोएट, ठीक है। अब उसने ये कोई स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए मैंने क्रिटिक के ऊपर ही इसको किया है टिक, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर वो ये कहता ना कि
मतलब वो इससे नावलिस्ट भी हो सकता है, इससे ड्रामेटिस्ट भी हो सकता है, इसलिए स्पेसिफाई नहीं किया। तो प्राइमरली वो क्रिटिक था, तो मैंने इसके ऊपर इसलिए क्रिटिक पे कर दिया है। एनी हो, अगर आपको ये ठीक लगता है, अगर वो लिख दे पोएट एंड क्रिटिक, ये तो एक बना हुआ ना एक मॉडल, तो हो सकता है कि अगर वो ऐसे ही लिख दे तो फिर आपने इसके ऊपर ही टिक करना, लेकिन प्राइमरली वो क्रिटिक था। आर्नल्ड्स जजमेंट ऑफ द चॉसर्स इज दैट चौसर वास, चौसर को मैंने आपको बताया कि आर्नल्ड ने एडमायर किया हुआ है, लेकिन साथ वो क्या कहता है, ग्रेट क्लासिक, नॉट अ ग्रेट एज अ क्लासिसिस्ट, लेकिन वो इतना ग्रेट नहीं था जितने वो क्लासिसिस्ट थे। देखें कि अरिस्टोटल प्लेटो जो हैं वो क्लासिकल पोएट जाने जाते हैं, अरिस्टोटल प्लेटो क्रिटिक जाने जाते हैं क्लासिक। होमर, विर्जिल, इनकी कॉपी तो बड़े लोगों ने की है, लेकिन कोई भी इनको पहुंच नहीं सका आज तक इनके लेवल पे। मिल्टन ने कोशिश की है, मिल्टन किसी हद तक इनके करीब आया है किसी लेवल पे, लेकिन दूसरे पोएट जो हैं वो इन जैसा लिख नहीं सकते थे, तो फिर वो मॉक एपिक पे आए थे। अब आपका क्या ख्याल है, कोशिश नहीं की होगी अलेक्जेंडर पोप ने, लेकिन वो उस तरह का लेवल नहीं बना सके, उन्होंने फिर उनकी कॉपी करनी शुरू कर दी। ये तो कॉपी है ना, पैरोडी होती है, जैसे कोई मूवी बनाए तो मूवी की, हमसे मूवी बने ना तो हम उसकी पैरोडी उतारने लग जाएं, ये हिसाब था कुछ। तो ये इतने अजीम नहीं थे पोएट जितने वो थे, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो तो एक ओरिजिनल था, हमेशा ओरिजिनल जो होता है ना। अब देखें, कोई मुझसे पूछे ना अरिस्टोटल बड़ा था या प्लेटो बड़ा था, तो हो सकता है लोग उसको कहें कि जी अरिस्टोटल बहुत बड़ा था, लेकिन मैं कहूँगा प्लेटो बड़ा था। भाई ओरिजिनल जो होता है वो हमेशा, अब देखिए इसकी इमिटेशन का वर्ड इसका बनाया हुआ है और कॉपी कौन कर रहा है, यूज़ उसको कौन कर रहा है, अरिस्टोटल। तो उस्ताद किसी भी शक्ल में जो होता है वो बड़ा होता है शागिर्द से, वो ओरिजिनल होता है। और प्लेटो और सोक्रेटिस में मुझसे कोई पूछे कि कौन बड़ा था, तो मैं कहूँगा सोक्रेटिस। भाई ओरिजिन तो वहाँ से हुआ ना नॉलेज का। अरिस्टोफेन्स या जितने भी ज़ेनोफोन्स, जितने बड़े बड़े उसके स्टूडेंट हैं, वो जो मर्जी कर लें, वो सोक्रेटिस और प्लेटो को नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ये ओरिजिनल थे। और इसका दिया हुआ जो ये भी ओरिजिनल था, क्योंकि शागिर्द तो प्लेटो का था, लेकिन ये एज मच ओरिजिनल नहीं था जितना प्लेटो था। प्लेटो और सोक्रेटिस जो थे वो बड़े अजीम थे, और स्पेशली प्लेटो जो था, इन केस ऑफ जो उसने अपना फ़लसफ़ा दिया, इवन के पोइट्री को, क्रिटिसिज्म को, जो पहला क्रिटिक है अरिस्टोटल को वैसे माना जाता है, तो इससे पहले जो है क्रिटिसिज्म उसने किया था पोइट्री का, तो उसके बाद क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ था अरिस्टोटल से। तो इसलिए जो आइडिया देने वाला होता है ना, हमेशा वो ओरिजिनल होता है। अजीम थे ये लोग, आज भी वो जाने जाते हैं अपनी ओरिजिनलिटी की वजह से। कॉपी जो होती है, हमेशा कॉपी जो है वो अपना नाम नहीं बना पाती। सोक्रेटिस को जब कहा था कॉम्प्रोमाइज़ कर लो उसके स्टूडेंट ने, तो उसने पता क्या बोला था, उसने कहा मैंने लोगों को हमेशा ये सिखाया है कि मौत जो है वो कुछ नहीं होती, ठीक है, खौफ ज़्यादा मैं किसी चीज़ को नहीं जानता, तो अगर मैं आज इसलिए मौत से डरूं कि मौत पता नहीं आगे क्या है, मैं तो लोगों को ये डराता रहा हूँ कि मुझे पता ही कुछ नहीं है, लोगों को यही बताता रहा हूँ कि आई ओनली थिंग आई नो नथिंग। तो इसका मतलब है मौत के बारे में इसके बाद जानता था कि उधर क्या होता है डेथ के बाद, तो मैं आज डर जाऊँ मौत से? मैं तो लोगों को न डर बनाने के लिए सेल्फ एनालाइज करने का कहता रहा, तो मैं उसने अपने फ़लसफ़े को नहीं मारा, उसने खुद को मार दिया, लेकिन फ़लसफ़ा उसका अभी भी जिंदा है कि वी मस्ट एनालाइज, डाउट इज़ द ओरिजिन ऑफ नॉलेज। इसके बाद पता नहीं कितनी फ़िलासफ़ी जो आई है डाउट इज़ द ओरिजिन ऑफ नॉलेज के ऊपर। ये किसने कहा था? सोक्रेटिस ने। सोक्रेटिस ने कहा कि डाउट इज़ द ओरिजिन ऑफ नॉलेज। किसी चीज़ पे शक करें तो उससे नई चीज़ निकल के बाहर आ जाती है। उसके बाद कहता है कि सिडनीज अपॉलॉजीज फॉर द पोएट्री इज अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग। किसको रिस्पॉन्स दिया था? स्टीफन गॉसन को। स्टीफन गॉसन कौन था? स्टीफन गॉसन ये प्योरिटन था। इसने लिखा क्या था? स्कूल ऑफ अब्यूज, ठीक है, अब्यूज ऑफ स्कूल, लाइक समथिंग लाइक दैट, कोई बुक लिखी थी, पम्फलेट लिखा था, उसमें उसने बिटरली क्रिटिसाइज किया पोइट्री को। स्टीफन गॉसन ये लिखा हुआ।
आगे आ गया, बेकन popularized the induction method for the arriving the truth, big novums and organums. Do you agree? उसने क्या दिया था? popularize the inductive method. आपको पता है कि पोएट ये जो बेकन था, फ्रांसिस बेकन, क्या क्या था? आपने शायद ये मुझसे पढ़ा नहीं है अभी, मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, वो सुनना है। अच्छा, फ्रांसिस बेकन क्या था? फिलासफर था, साइंटिस्ट था, ठीक है, और क्या था? और प्रोज राइटर भी था, और उसके अलावा सर ये उसने साइंटिस्ट भी था, स्टेट्समैन भी था, लॉयर भी था और एसिस्ट भी था। स्टेटमेंट भी था, एसिस्ट भी था, यानी बहुत सारे उसकी लाइफ को पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं उससे। वो कहता है, अनईजी लाइज ऑन द हेड ऑफ दोज हु वियर्ड्स क्रोन, whether study serves delight, ornament and ability, it's a strange desire to seek power and lose liberty. Once it's again strange to have to get power on other and lose power on himself. तो इस तरह की वो बातें करता है, कहता है कि फिर वो कहता है कि इन मिक्सचर ऑफ लाई डोथ हैड प्लेजर्स, कि जब हम सच के साथ झूठ थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। एक डायमंड है तो एक क्या कहता है, वो एक कहता है डायमंड है तो एक को उसने हीरे से तशबीह दी है, ट्रुथ को, उसको झूठ को। तो इस तरह वो उसको कंपैरिजन भी उसका करता है कि इस तरह कंपैरिजन उसने वर्ल्डली विजडम आपको बताया, वर्ल्डली फ़िलासफ़ी बताई, और साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल और बहुत सारी चीज़, और इवन साइंटिफिक इंक्वायरी। और जब उसकी डेथ हुई तब भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो वो उसने पहले जो अरिस्टोटल का जो मेथड था, साइंटिफिक जो उसने मेथड दिया था, वो था डिडक्टिव। ठीक है, डिडक्टिव का मतलब क्या होता है कि जनरल से स्पेसिफिक होना। अब इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक से किसकी तरफ जाना? आपने एक स्पेसिफिक आइडिया लेना है, उसको जनरलाइज कर देना है। चलें जी, हम एक क्लास है उसमें से हम देखते हैं कि कितने लोग जो हैं वो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं इस क्लास में से। मैं क्लास में जाता हूँ और उसमें देखता हूँ कि 50 बच्चे हैं, उसमें से मतलब कितने बच्चे, 10 बच्चे जो हैं वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, 40 नहीं बोलते। तो मुझे क्या मतलब क्या मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओनली 10% जो हैं बच्चे जो हैं वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। मैं ये सारा 10% वाला कुलिया लेता हूँ फार्मूला और पूरे स्कूल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। यानी एक स्पेसिफिक से मैं क्या कर रहा हूँ? जनरलाइज कर रहा हूँ। तो ये है स्पेसिफिक से जनरलाइज करना। ये इंडक्टिव मेथड किसका था? किसका था इंडक्टिव मेथड? फ्रांसिस बेकन ने दिया था आपको। ये साइंस के अंदर फिर यूज़ हुआ। उसके बाद आ गया जी, हु हैज़ डिफाइंड ऐसे एज अ रिसेप्टिकल्स फॉर द डिटैच्ड थॉट एज अ डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। इसके बारे में ना को कहते हैं, इसके ऐसे को जब पढ़ा तो कुछ लोगों ने कहा कि ये हमें बड़े डिस्पर्स्ड मेडिटेशन लगते हैं। उसमें एडिसन जो है, इसने उसके ऊपर कमेंट किया फ्रांसिस बेकन के ऊपर। एडिसन एक पोएट था, उसने कहा कि ये डिस्पर्स मेडिटेशन है इसके ऐसे। हु इज़ द राइटर दैट व्यूड लैटिन वुड लास्ट एज लॉन्ग एज बुक्स लास्ट, दैट द वर्नैकुलर्स इंग्लिश वुड वन डे बी द बैंकरप्ट विद बुक्स। बेकन ने कहा था, उसने कहा कि हु इज़ द राइटर दैट व्यूड लैटिन वुड लास्ट एज लॉन्ग एज बुक लास्ट, एंड दैट वर्नैकुलर इंग्लिश वुड बी वन डे प्ले द बैंकरप्ट विद द बुक्स। तो बिल्कुल कहता है कि जैसे ये लैटिन जो है बैंकरप्ट होगी, या इसी तरह किसी दिन इंग्लिश भी जो है इसी तरह हो जाएगी। ये उसने कमेंट किए थे बेकन ने। उसके बाद, इन विच बुक स्टीफन गॉसन्स कॉल द पोएट कैटरपिलर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ एंड द फादर्स ऑफ लाई। किसने कहा? स्कूल ऑफ अब्यूज़ के अंदर। किसने कहा? स्टीफन गॉसन ने।
उसके बाद हु इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू ब्रदर्स इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड्स, स्पेंसर को। उसके बाद ये नीचे देखें, एपिथेट अगस्टन्स वाज फर्स्ट अप्लाई टू द ड्राइडन बाय, किसने अप्लाई? एपिथेट का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि कोई ख़ास नाम दे देना किसी चीज़ को। एपिथेट अगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाई टू द ड्राइडन, किसने कहा? जॉनसन ने कहा, डॉक्टर जॉनसन। टू ड्राइडन किसको? जॉनसन ने। आपको पता है सबसे पहले कौन आया था? ड्राइडन। ड्राइडन के बाद पोप, पोप के बाद हमने डिस्कस किया जॉनसन को, डॉक्टर जॉनसन को। याद आ गया? तो डॉक्टर जॉनसन ने किसको कमेंट दिया, एपिथेट दिया? डॉक्टर ड्राइडन को, जॉन ड्राइडन को। आगे आ गया जी, रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ द क्लासिकल रूल्स इन इंग्लिश लिटरेचर्स, कहता है कि who is talking about whom in the found of the break and left of marble regarding the, यानी हमें क्या ब्रिक्स दी चीज़, हमें पोइट्री को क्या किया? ब्रिक दी और उसको क्या बना दिया इसने? लेफ्ट, और हमारे दरमियान इसको छोड़ा मार्बल, यानी एक ईंट दी हमने किसी को और उसने क्या? उसका मार्बल बना दी, कि कुछ नहीं थी चीज़ और उसको क्या? कुछ बना गया। किसने बनाया? एप्लीकेशन ऑफ द क्लासिकल रेफर टू इंग्लिश लिटरेचर, किसको रेफर किया गया था? डॉक्टर जॉनसन, अबाउट ड्राइडन। यानी डॉक्टर जॉनसन ये ड्राइडन के बारे में कहता है कि कुछ नहीं थी लिटरेचर, कुछ नहीं था, इसको वो क्या बना गया? मार्बल बना गया ड्राइडन। हु रोट द फॉलोइंग रिगार्डिंग द मोरालिटी, आई शैल एंडेवर टू, एंड हु राइट्स द मोरालिटी विद द विट्स टेम्पर्स विद द मोरालिटी। थोड़ा सा इशू है इसका